focus. Ideate, innovate, enable. RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशंस की। और आज का पहला डिस्कशन जो है उसका टॉपिक है इंडियाज रियल एस्टेट चेंजिंग गियर्स रिकवरी टू ग्रोथ। शेखर रेड्डी साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि आप क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे। आपने सिर्फ तेलंगाना नहीं पूरे देश के रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट किया है। अब अगर मैं बात करूं तेलंगाना और इन फोकस की, जब हम हैदराबाद में बैठे हैं हम देख रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है, तो क्या अब हैदराबाद को वो रफ्तार, वो ट्रेजेक्टरी मिल गई है जिसका वो हकदार है? इसे वेरी डायनामिक सिटी, नॉट ओनली इन इंडिया व्हेन कंपेयर टू ग्लोबली। किधर भी देखे तो भी हैदराबाद का नाम चल रहा है। अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का, हैदराबाद का नाम आता है। इधर ग्रोथ के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी है। इधर हमारा 4 कॉर्नर्स का सिटी में अफोर्डेबल हाउसेस भी हैं। हाँ, जो रिपोर्ट अगेन कहती है कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेगमेंट है वो 5,000 से 7,000 रुपये स्क्वायर फीट के बीच का ही है। अफोर्डेबल सेगमेंट है, नॉट लाइक बॉम्बे और दिल्ली। अफोर्डेबल सेगमेंट है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ रीसेंट ट्रेंड है, थोड़ा लोग मे बी couple of people are constructing bigger flats also, 10,000 square feet, 12,000 square feet, 5,000 square feet, फ्लोर में एक ही फ्लैट भी बना रहा है, वो भी चल रहा है। लो एंड है, हाई एंड है, मीडियम है, सिमिलरली विलास में भी हैं। आवर डेवलपर्स आर कॉम्पिटेंट इन यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन, जो डिलीवरी में भी कर रहे हैं, एडवांस डिलीवरी भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें, सारे बॉक्सेस टिक हैं। रामा सर, अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है, बट कौन है जो खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? क्या यहाँ पर भी वही कोविड वाली कहानी है कि एक समय सबको एहसास हुआ कि घर छोटा है, लेना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, या कुछ और फैक्टर्स काम कर रहे हैं? विपिन जी, हम सब लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, लाइफ में मोस्ट एस्पायरिंग थिंग इज़ द हाउस। वो तो हमेशा जारी रखता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम लेवल्स, या छोटा हो बड़ा हो। So that is an essential part of a desire for any human being, the dwelling. Having said that, it's again you have to create that enabling environment to make someone to enabling to buy a house, to own a house. So that's where the catch lies. So when it comes to Hyderabad, we have this bouquet of products. People who can buy a home at 4,000 rupees, 5,000 rupees, and it may go up to 12,000, 15,000. It's a very small segment. The cosmopolitan nature of this state and this city. So it's welcoming, right, in terms of culture, in terms of enabling people to assimilate with the locals, and most important, other factors that the ministers have bole, the safety, security, affordability. These are the factors which really make my city very very attractive. मैं यहाँ पर ये सवाल विनोद जी के पास लेके जाता हूँ कि जो घर खरीदार हैं, क्या कोई प्रोफाइल या डाइवर्सिटी प्रोफाइल है कि मतलब जो लोकलाइट्स हैं वो कितना खरीदते हैं, जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है में भी जो यहाँ आईटी में आ रही है या किसी और जॉब पर्पस के लिए आ रही है, वो कितना खरीद रही है? जैसे सर कह रहे हैं कि जो आ गया जाना नहीं चाहता है। My experience has been that in our projects 50% are the locals and 50% are the people who come from other states. So mainly we are closer to the IT hub. So we have a lot of people who are working in the IT hub who have taken our houses in our place. So outsiders, once I give you a classic example. Once one person comes and buys an apartment, his relatives who come to Hyderabad also, once they see, definitely they are also tempted to buy 1 or 2 apartments for their relatives. So they feel that this is a very good city to live in, and that's how our sales have been progressing. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुनील जी, आपसे एक सवाल कि एक
तो हो गया कि ये घर और ये सारी चीज़ें और इंडस्ट्री वाली बात हो गई, लेकिन एक साथ में पैरेलल चलता है कि भाई बाकी का रियल एस्टेट कैसा चल रहा है, रिटेल कैसा चल रहा है, कमर्शियल कैसा चल रहा है। कमर्शियल भी हम जानते हैं कि ठीक ही चल रहा है आपके शहर में, लेकिन कोविड के पहले जो नंबर थे वो कोविड के बाद गिरे। कमर्शियल पे आज भी दिक्कतें हैं, आईटी सर्विसेज के साथ थोड़े इश्यूज़ हैं, आपका शहर बहुत हद तक आईटी पे डिपेंडेंट है। क्या वहाँ कुछ चिंताएँ हैं जो इस वक्त उभर रही हैं? हैदराबाद के बारे में फर्स्ट इज आई लाइक टू कोट दिस ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि बाय 2035 हैदराबाद विल बी द फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड। नाउ ये सब किस लिए हो रहा है? रेजिडेंशियल नंबर्स बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा रेजिडेंशियल डज वेल, ऑब्वियसली कमर्शियल रियल एस्टेट ऑल्सो डज वेल, व्हेन कमर्शियल डज वेल रिटेल ऑल्सो डज वेल। Of course, 2019 we had the highest commercial absorption, but in 2022 commercial absorption has come back. Now we are at 6.5 to 7 million square feet per year, and retail also is doing very well. अनुज, आपसे एक सवाल कि ये सर का कहना तो सही है कि बहुत फ्यूचर ब्राइट है और सारे प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल मेरा अभी करंट सिनेरियो को लेकर था। जिस तरह की थोड़ी सी चिंताएं हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, और इनफैक्ट वो हैं, उनसे हम इनकार नहीं कर सकते, और बड़ी बड़ी कंपनियों का मंत्री जी ने यहाँ पे नाम लिया और वो सारी कंपनियों के साथ फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत है। क्या उसका कोई इम्पैक्ट अभी नंबर्स में दिख रहा है या आने वाले समय में दिखेगा? आपका जो असेसमेंट है वो करेक्ट है। करंटली द ओवरऑल ग्लोबल डिमांड फॉर ऑफिस स्पेस हैज़ रियली कम डाउन एंड इंडिया इज़ नॉट एनीथिंग डिफरेंट इन दैट। बट अगर हम लोकल हैदराबाद मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स हैदराबाद हैज़ बीन अमंग द टॉप 2 market in terms of absorption of office space. So the good thing in city is that there is already a good lineup of supply. And affordability wise, rental wise अगर आप बाकी cities से compare करेंगे, we have the most affordable rental for the for the IT companies and all, and the companies which are looking to come to India. So if I compare कि global recessionary scenario के बाद what we feel that will happen in another year and a half, companies के ऊपर cost pressure बढ़ेगा, उसकी वजह से they will look for more outsourcing to countries like India. And once that trend of leasing will start back again, Hyderabad as a city will be the best positioned city to offer the quality office space because of the most affordable rental and the best infrastructure. So in the short term, there could be concerns regarding a little bit of oversupply and things like those. But if I see a very long decade, picture, this thing, I think we are completely set for seeing the best growth what we can witness in the market over the next 5 to 10 years. और उधर अच्छा हुआ तो उसका इम्पैक्ट फिर रेजिडेंशियल पे तो आपको देखने को मिले। Absolutely. तो इसी से जो मेरा दूसरा सवाल था काबरा जी, वो आपसे कि जब सब कुछ इतना बढ़िया है तो क्यों ना हैदराबाद में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए? निवेशकों के लिए ये सवाल। नहीं, हैदराबाद का जो बोलते हैं ना, जो सोशल फैब्रिक और इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, कितने लोगों, तेलुगु लोग यहाँ पे ज़्यादा, फिर बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की शुरुआत तेलुगु लोगों से हुई है। हैदराबाद से बोले नहीं, पर तेलुगु लोगों से हुई है। कॉस्ट वाइज जितने बड़े शहर है उसमें आज भी सस्ता है। जो इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, किसी और शहर को खड़ा करने के लिए 30 साल लगेंगे, तो 30 साल का तो टेंशन नहीं, उसके बाद देखेंगे। सो इट्स अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। चलिए, बढ़िया है। गौतम रेड्डी साहब, इसी सवाल को मैं आपके पास भी लेकर आता हूं कि अगर आप मुझे आंकड़ों में बता पाएं तो और अच्छा। अच्छी बात है कि यहाँ पर प्राइस स्टेबल रहते हैं, मतलब हमने बहुत शार्प अप डाउन नहीं देखे। हमने ये भी देखा कि 5 से 7 हज़ार रुपये का एक डिसेंट सा रेंज है। हालांकि आपका पोर्टफोलियो आपके शहर का बहुत बड़ा है, करोड़ों की चीज़ें भी हैं यहाँ पर, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वापस से निवेशकों की एंट्री हो रही है धीरे से मार्केट में, एंड हेल्दी इन्वेस्टर्स। मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, और वो बुरी बात नहीं है, रियल एस्टेट के लिए एक अच्छी चीज़ है कि निवेशक भी इसमें आए। क्या हैदराबाद में निवेश के वो नंबर पिछले 4-5 साल के रिटर्न देखूं तो इतने आकर्षक हैं कि लोग देखें कि चलो हैदराबाद की तरफ चलते हैं, घर लेते हैं, निवेश करते हैं? बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं इन दिनों, हम एक प्रोग्राम करते हैं प्रॉपर्टी गुरु, कि इन्वेस्ट करना है किस शहर में करूं, क्या हैदराबाद का नाम ले सकते हैं? आप हैदराबाद में कहीं भी जाइए, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदिए, यू विल फाइंड दैट इट इज़ प्रोबेबली द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इन द वर्ल्ड, बिकॉज आज के तारीख में भी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज आर स्टिल अवेलेबल बिटवीन 5,000 to 8,000 rupees per square feet. दिस इज द स्टैंडर्ड रेंज फॉर
a very high quality property. Same property in any other part of the country and in any other part of the world will not be less than twice. With a city which offers infrastructure that is adequate to take care of the city for the next 15 to 20 years to come, whether it comes to water, road, telecommunication, electricity, all of them uninterrupted for the future to come. With such kind of infrastructure, easy access to roads and employment opportunities, and 90% as of today are primary buyers. It is not secondary or investors. With that situation, investor market for this particular sector is probably number 1 in Hyderabad today. बस एक लाइन में कंक्लूड कर दूं कि बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है और हम इससे एक आशावादी, एक फ्यूचरिस्टिक नज़र के साथ देख रहे हैं हैदराबाद को। उम्मीद करते हैं हम निराश नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में भाग लेने के लिए और आप लोगों का सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. अब हमारी शाम के दूसरे खास डिस्कशन का वक्त है, जिसका टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ अर्बनाइजेशन, रोल ऑफ टियर 1 सिटीज़। और इस शानदार डिस्कशन में हम पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से ये जानेंगे कि कैसे भारत के टियर 1 शहर जो हैं वो शहरीकरण का भविष्य हो सकते हैं। सर, सबसे पहले आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जहाँ पे तेलंगाना अभी है, जहाँ पे हैदराबाद अभी है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसको मानते हैं? तेलंगाना का अलग होना, उसके बाद की पॉलिसी का आना, या फिर तेलंगाना का बेस पहले से काफ़ी मजबूत था, इस वजह से हम इतने तेज़ी से ग्रो कर पाए? Hyderabad, day by day, going for urbanization, because here the entire in the country, the town, the Hyderabad city, Hyderabad, Greater Hyderabad area, conducive atmosphere. In India, there anywhere such atmosphere is not there. I request all real estate bigwigs are there. Our real estate में थोड़ा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वालों को भी अमिकेबल प्राइजेस रखना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आपने छेड़ा। ये हर शहर में रियल एस्टेट वालों से शिकायत रहती है, क्योंकि आप एक ऐसे सोसाइटी के लिए हमेशा से लड़े हैं पूरे पॉलिटिकल करियर में कि आपकी ये मांग बिल्कुल जायज़ है। मैं सेठी साहब से पूछूंगा ये सवाल, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे काबरा साहब की, जब हैदराबाद जैसे शहर में शहरीकरण होता है तो आसपास के सबर भी उभर कर आते हैं, तो चूँकि कई शहरों को आपने काफ़ी करीब से देखा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है ऐसे टियर 1 सिटीज़ में? आई थिंक टियर 1 सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है, जो अनइवन ग्रोथ ऑफ सबर्ब्स होता है, कि रैंडमली यहाँ पे एक एरिया आ गया, लैंड ऑक्शन हो गया, अनप्लान्ड जिसको कहते हैं हम। हैदराबाद में मैं करीब 10-12 साल से आ रहा हूँ, एंड जो आजकल स्टार्टअप लैंग्वेज में बोलते जो राइट टू विन है, आई थिंक वो हैदराबाद का हमेशा सबसे ज़्यादा रहा है, बिकॉज यहाँ पे पहले रोड बने, फिर बाद में सिटी का डेवलपमेंट हुआ। बिकॉज अभी 9 साल पहले भी मैं आया था, फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी यू कैन रीच इन 40 मिनट्स। और जो भी हाईटेक सिटी है, कोकापेट है, गच्चीबौली है, वो एरिया जहाँ पे आप देखेंगे बिल्डिंगें तो बहुत सुंदर है, बट रोड भी बड़े वाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइडेड है, जो इंडिया में या इंडिया के अर्बन सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक हैदराबाद ओनली सिटी इन इंडिया विच हैज़ दैट डन इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाया कि जब ऐसे बड़े शहर निकलते हैं तो आसपास के सबर्ब बेतरतीब तरीके से बढ़ जाते हैं, फिर वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में, जो यहाँ पे शायद दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आगे मैं बातचीत करूँ, इनके सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा कि रियल एस्टेट सेक्टर को जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। मोटे तौर पे कहें सिंपल लैंग्वेज में कि थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। ऑल्दो हमारे कलीग विपिन ने काफ़ी इस पे चर्चा कर दी है, लेकिन इनके सवाल का जवाब देना तो बनता है आपका। A unique city, Hyderabad, but if you see other 3 sides of the city,
north, east and southern parts, the land cost is less there. And we have metro service, is working very well. So these areas, even today, the affordable housing is available plenty. Telangana or particularly Hyderabad ka strength kya hai bole to brand. That brand consisting of culture, language, education, highest educational facility here, and international healthcare facility at affordable price, and you know, the job creation here, and many hubs here, the IT hub, pharma hub, you know, now the vaccine hub, you know, many hubs are here, and defense and aerospace is also picking up here. Many sector-specific parks are coming in a big way, like the pharma city is coming. तो हैदराबाद सिर्फ आईटी हब बन के नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में कई सेक्टर हैदराबाद के चेहरे के तौर पे, फेस के तौर पे उभर करके सामने आएंगे. तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में भी हैदराबाद और तेलंगाना इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समय निकालने. आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड्स मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट फायर्स की. मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री गोपाल काबरा जी को, एमडी आरआर काबल, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री एन प्रकाश रेड्डी, डायरेक्टर एनफोर्समेंट, विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, और श्री श्रीनिवास, सीईओ सिनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स को. और इस खास पैनल का संचालन करने के लिए एक बार फिर से बुलाना चाहूँगी विपिन भट्ट साहब को. Put your hands together for this very special panel. फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी एक बहुत ही गंभीर विषय है. सर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि आप कंसल्टेशन भी करते हैं और इस चीज़ में गहरे उतरे. कहाँ कमियां हैं, क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा निगलेक्टेड है? I would say basically the awareness and knowledge levels of the people is one thing where there is a gap. Unfortunately, we do not have colleges which are teaching the basic safety aspects. I would like to start from there. Okay. And earlier we used to have some institutions like ITA, polytechnics and other things, but today most of them have vanished. It is only engineering colleges where they are not taught whatever is required in the field, first thing. And second thing is most of the public, whoever are using the gadgets. So first of all, the awareness is the most important thing. We have enough rules and regulations and stipulations, all these things. But again, once we get the people aware of this, I'm sure I think the problems can be taken. जी, बिल्कुल. That's the first thing I would say. अवेयरनेस, बिल्कुल. जब तक आप चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, उसके बारे में सजग नहीं रहेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे, तो वो दिक्कत तो होगी. रेड्डी साहब, बहुत बार होता है कि अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम देखते हैं कि जहाँ अवेयरनेस की कमी है या जहाँ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ गंभीर है तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चीज़ चली जाती है कि वो उसका ख्याल रखें. एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी हमें लगता है कई बार इन चीज़ों को थोड़ा निगलेक्ट कर दिया जाता है, उतना महत्व नहीं दिया जाता. Actually, from administration perspective, we would like to enforce for fire safety, but unfortunately, regarding electrical safety, there is no provision within our building permit order or before we issue fire NOC. There is no provision that electrical safety also should be taken into consideration. So now we are working within the government to see that we don't want to impose any new regulations, but whatever is there, at least engage electrical safety contractor and see that they do some self-certification and see that minimum electrical safety codes are being followed. अवेयरनेस एक चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन अवेयरनेस के अलावा चूंकि एक कमर्शियल ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, आप किस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अगर हम कमला मिल्स, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा लोगों को यहाँ जानकारी नहीं हो, लेकिन जो मुंबई में कमला मिल्स का फायर था उसके पीछे भी यही सारी वजह थी. तो क्या वहाँ सेफ्टी कोड्स नहीं थे, क्या वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे थे, फिर भी वो घटना घटी? काबरा जी, देखिए ऐसा है कि ये पहली बात तो ये समस्या गंभीर है, ये हमको सबको मानना चाहिए. अब समस्या गंभीर है तो इसके इलाज की तैयारी करनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि कानून ऊपर से बने. आप सभी जो डिपार्टमेंट वाले हैं, ये मालूम पड़ गया कि बीमारी तो है, अब सर बीमारी है तो उसकी दवाई का अपने को सोचना चाहिए कि दवाई क्या करनी चाहिए, नंबर 1. तो इसके ऊपर एक कड़क कायदा होना जरूरी है. देखिए हमारा देश में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस से काम होने वाला नहीं है. अवेयरनेस के साथ एक बार इस कानून को कड़क करना पड़ेगा. दूसरा कि जो आप देखिए कि ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, तो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड कैसे जाएंगे.
पहली बात। दूसरी बात, जो लोकल स्टैंडर्ड है, क्या कंपनियां उस स्टैंडर्ड के हिसाब से माल बना रही है? तो ये बेसिक नॉलेज जब सीए को नहीं है, बीआईएस को नहीं है, एनईसी को नहीं है, तो फायर डिपार्टमेंट में क्या करेगा? तो गहरा एक सब्जेक्ट है, गहरा एक विषय है, और एक कोशिश है सीएनबीसी आवाज़ और आर काबिल की कि इस पर भी एक जागरूकता लेकर आई जाए। जैसा सही बात है, पहली चीज़ वो होती है जहाँ पर आप चीज़ों को समझें, उनके महत्व को जानें, कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कितना महत्वपूर्ण है। घर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, जो बनाने वाले भी हैं और जो खरीदने वाले भी हैं, अगर दोनों उस चीज़ को समझेंगे तो जो बड़े हादसे होते हैं जिन पर बाद में हमें अफसोस होता है या जिनकी कई सालों तक चर्चा होती रहती है, जिसका बार बार जिक्र भी हो रहा है, उसको हम टाल पाएंगे और अपने देश को ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर बना पाएंगे। आप सभी मेहमानों का बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. Focus, ideate, innovate, enable.